students. Our today's topic is packaging practices of marigold. Marigold का scientific name है Tegetus erectica and Tegetus petula. ठीक है जी. एक है अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो है टेगिटस erecta, वो है हमारा अफ्रीकन गोल्ड एंड द टेगिटस पेट्यूला इज द फ्रेंच मैरीगोल्ड. ठीक है, तो ये इनके अलग अलग जगह की वजह से इनका जो नाम जो है वो अलग अलग बताया गया है. तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली एस्ट्रेसी फैमिली या फिर डेजी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन है साउथ अमेरिका. ठीक है, साउथ वेस्टर्न अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका, वो है इसका ओरिजिन. मैरीगोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावरिंग एनुअल्स कल्टिवेटेड राउंड इन द एयर. ये जो हमारा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूज किया जाता है इसको. एंड ये आप कर सकते हो लूज फ्लावर की फॉर्म में भी यूज, इसको कट फ्लावर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो. लूज फ्लावर्स के लिए बट ये कमर्शियली ज्यादा क्योंकि इसकी जो फ्लोरेट्स होती है वो अलग अलग से अगर हम उसको निकालें तो हम उसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए जैसे यूज कर सकते हैं. ऑल्सो फॉर द रिलीजियस ऑफरिंग्स. और लेट अस टॉक अबाउट इट्स यूजेस. इसके बहुत सारे यूजेस हैं. ये परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए भी मेडिसिनल यूजेस भी हैं इसके. और इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके फ्लावर्स को फीवर के लिए बॉईल करके यूज किया जाता है, उसका पानी पिया जाता है. और है ये स्टमक के लिए बहुत सही होता है. स्टमक में अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है तो उसमें ही आपको सही रहता है. इससे एक मटेरियल निकलता है येलो वाला, बॉईल करके इसको निकाला जाता है और उसको फ्लेवर्ड मींस येलो कलर, येलो एडिबल डाई के लिए यूज किया जाता है. अगर आपके स्टमक में अल्सर्स वगैरह है तो वो भी ये सही कर देता है. वुंड हीलिंग के लिए भी सही होता है. या फिर आपको किसी वास्प या बी ने स्टिंग किया है तो उसमें अगर आपको पेनफुल फील हो रहा है तो आप वहां पे रब कर सकते हैं इसको. दूसरा, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से आप इसको वुंड पे यूज करते हैं. आप पे वहां बैक्टीरियल अटैक या फिर माइक्रोबियल अटैक नहीं होता है, आपकी दिक्कत नहीं पड़ती है, सूखना शुरू हो जाता है आपका जो वुंड होता है. और ये इन्फ्लेमेशन में भी सही होता है. इन्फ्लेमेशन होती है जिन लोगों में, उनके लिए भी परफेक्ट होता है. पेन किलर भी है ये काइंड ऑफ. और इसको किडनी प्रॉब्लम्स के लिए भी ड्रग्स में यूज किया जाता है. ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसके लिए भी ये सही रहता है. तो ये जो है इसके बहुत सारे यूजेस हैं. गार्लैंड्स के लिए यूज किया जाता है और क्या डेकोरेशन के लिए, कार्स वगैरह डेकोरेट करने के लिए, और आपकी फंक्शन है कोई भी उसकी प्लेस को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है. और है फिर आप इसको येलो डाई को भी निकाल के यूज कर सकते हैं और इसका जो पिगमेंटेशन इसमें से निकलती है वो इंसेक्ट्स को भी रिपेल कर देती है. तो इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए भी ये यूज किया जाता है. इसके वेरियस यूजेस हैं. तो लेट अस टॉक अबाउट क्लाइमेट. क्लाइमेट जो है, मैरीगोल्ड रिक्वायर्स माइल्ड क्लाइमेट फॉर लग्जूरियंट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग. इसको माइल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है अपनी फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए. डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, प्लांटिंग ऑफ मैरीगोल्ड इज डन इन 3 सीजन्स. तीनों सीजन्स में इसको आप ग्रो कर सकते हैं, रेनी, समर एंड विंटर में. तो अगर अफ्रीकन मैरीगोल्ड की प्लांटेशन आप करते हो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो वो क्या होता है आपके लिए, वो थोड़ा बहुत जो आपके फ्लावर्स हैं उनको अफेक्ट करता है. ठीक है जी. और पर अगर ये आप देखें तो कमर्शियल लेवल पे वो सही भी है क्योंकि आपको
अक्टूबर से अप्रैल तक ये दोनों जो, अगर आप अलग अलग वेराइटी मतलब टाइम पे इनको प्लांटिंग करेंगे इनकी, तो आपको अक्टूबर टू अप्रैल जो है फ्लावरिंग मिलती रहती है, जो कि बहुत सही होता है। देन आफ्टर दैट सॉइल, सॉइल की अगर बात करें तो ये तकरीबन हर एक तरीके की सॉइल में ग्रो कर जाता है इजीली, बट इसके लिए वाटर लॉक्ड सॉइल्स नहीं होने चाहिए। स्वैम्पी एरियाज में इसको दिक्कत होती है, इट इज नॉट टॉलरेंट टू द स्वैम्पी एरियाज। तो स्वैम्प्स में जहाँ मड होता है वहां पे ये नहीं ग्रो कर पाता है। इसको डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, लोमी सॉइल चाहिए होती है, सैंडी लोम सॉइल इज द बेस्ट सॉइल। एंड इसको पीएच रेंज जो चाहिए दैट इज 6 to 7.5, मतलब नॉट टू एसिडिक एंड नॉट टू एल्कलाइन। न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करता है ये अच्छे से। फिर है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि अगर ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट होगा सॉइल में तो डेफिनेटली कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा ही होती है। तो इसीलिए इसको सैंडी लूम एरियाज में उगाया जाता है विद द गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ साइट। आप साइट कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप साइट सिलेक्ट करने के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि सनी हो, जहाँ पे भी आप ग्रो कर रहे हो तो वहां पे it would be able to get the proper sunlight। अगर आप इसको शेडी एरियाज में लगाते हैं तो शेडी एरियाज में ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है, बट इट विल नॉट फ्लावर, ये फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसीलिए फ्लावर्स प्रोड्यूस कराने के लिए हमें इसको क्या है, सनी कंडीशंस प्रोवाइड करनी जरूरी है। तो यू शुड चूज द साइट विद द प्रॉपर सनलाइट एंड अवे फ्रॉम द शेडी एरियाज। शेडी एरियाज में नहीं होना चाहिए इसको। तो आप इसको सनी एरिया में ट्रांसप्लांट करेंगे। नर्सरी के टाइम पे आप इसको शेडी एरिया में लगा सकते हो, बट आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग जब आप इसको कमर्शियल लेवल पे यूज कर रहे हैं तो आप इसको सनी एरियाज में ही लगाइए। हाँ जी, इसकी वेराइटीज है अर्का बंगारा 1, अर्का बंगारा 2, अर्का अग्नि, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, जैसे कि इसको गेंदा भी बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है गेंदा। तो इसके ये है वेराइटीज हमारे पास। देन इज द सीजन्स, कौन से सीजन्स में हम इसको ग्रो कर सकते हैं और किस मंथ में हम सोइंग कर सकते हैं और किस मंथ में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। पहला जो है हमारे पास है वो है रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप इसका सोइंग टाइम रखेंगे मिडल ऑफ जून एंड ट्रांसप्लांट इसको करेंगे मिडल ऑफ जुलाई। फिर है विंटर्स। विंटर्स में आप इसको सो करेंगे मिडल ऑफ अगस्त एंड फिर आप ट्रांसप्लांट करेंगे मिडल ऑफ सितंबर। देन समर सीजन, आप इसको ग्रो करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फिर आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ये जो है सीजन्स, विंटर समर और रेनी सीजन्स में आप इसको सो करके और फिर आफ्टर 1 month ऑफ सोइंग यू कैन इजीली ट्रांसप्लांट द प्लांट्स टू द मेन फील्ड या फिर पॉट्स जहां पे भी आपको लगाने हैं। देन हाई रील्स आर अपटर्न्ड व्हेन प्लांटेड इन सितंबर, मतलब जब हम सितंबर में लगाते हैं इसको तो इसकी जो यील्ड होती है वो रॉकेटेड अप हो जाती है, बहुत ज्यादा यील्ड हमें मिलती है इसकी कंपैरेटिवली अदर मंथ्स में अगर हम इसको लगाते हैं। Rainfall during rainy season and high temperature during summer will affect the flower quality। रेनी सीजन में फ्लावर क्वालिटी इसीलिए अफेक्ट होती है क्योंकि इसमें जो है वाटर लॉगिंग कंडीशंस अगर हो जाएंगी तो डेफिनेटली उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड रह जाती है। तो इसी वजह से रेनी सीजन में भी इसमें दिक्कत आती है और समर में जब हाई टेम्परेचर हो जाता है उसकी वजह से भी इसकी जो फ्लावरिंग है वो उतनी इनिशिएट नहीं होती है एज कंपेयर टू द विंटर सीजन। मतलब अगर आप विंटर सीजन इज द बेस्ट सीजन टू ग्रो द मैरीगोल्ड, तो इसीलिए आपको इसको सितंबर मंथ में विंटर सीजन में ग्रो करना होता है।
देन अगर हम इसकी प्रोपेगेशन की बात करें, प्रोपेगेशन इसकी होती है बाय द सीड्स एंड बाय द कटिंग्स। हम कटिंग्स भी यूज कर सकते हैं और सीड से भी इसको प्लांट किया जा सकता है, प्रोपेगेट किया जा सकता है। बाय सीड, सीड में जैसे हम 800 ग्राम्स टू 1 kg सीड जो है वो ऑप्टिमम रेट, सीड रेट है फॉर मैरीगोल्ड। 1 acre ऑफ मैरीगोल्ड कैन बी sown by 800 grams to 1 kg of seed। ठीक है जी, इतना सीड हमें रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद है जर्मिनेशन के लिए इसको कितना टाइम लगता है? जर्मिनेशन के लिए इसको 5 to 7 days में इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। आपको ऊपर दिखाई, इसके सीडलिंग्स थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते हैं दैट आर कमिंग आउट ऑफ सॉइल, वो आपको 5 से 7 दिन में दिखाई देते हैं। ठीक है जी। आप इसमें मल्चिंग भी कर सकते हो अगर आपको लगता है फ्रॉस्ट हो रही है, फ्रॉस्ट इसको अफेक्ट कर देगी, तो तब आप इसमें मल्चिंग कर सकते हैं टिल जब तक आपके पास सीडलिंग निकलना शुरू नहीं हो जाती। तब जब ये 3 to 4 लीफ स्टेज में आप इसको फिर कर सकते हैं ट्रांसप्लांट, मतलब 1 month आफ्टर फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नर्सरी बेड्स बना के आप इसके सीड्स लगाएंगे। फिर नर्सरी बेड्स में आप प्रॉपरली पूरे न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, वेल रटन फार्म यार्ड डालेंगे। जब आप उसको फील्ड प्रिपेयर करेंगे तभी आप उसमें फार्म यार्ड मैन्योर जो है वेल रोटन वो मिक्स कर देंगे। फिर है बाय हर्बेशियस कटिंग्स। हर्बेशियस कटिंग्स वाली वैरायटीज है हमारे पास, जाइंट अफ्रीकन येलो, जाइंट अफ्रीकन ऑरेंज। ये इसीलिए है क्योंकि इनमें सीड्स नहीं आते हैं, तो हमें इनकी जो प्रोपेगेशन होती है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही करनी पड़ती है, क्योंकि सीड सेट नहीं होता है इन वेराइटीज में। तो सीड सेट ना होने की वजह से वी हैव टू यूज द कटिंग्स टू प्रोपेगेट द मैरीगोल्ड। तो हर्बेशियस कटिंग आप लेंगे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और एपिकल शूट्स काटेंगे 10 सेंटीमीटर की। फिर उसमें 1 या 2 लीव्स होने जरूरी है, 1 to 2 लीव्स मस्ट बी प्रेजेंट। फिर आप वो 10 सेंटीमीटर की कटिंग लेंगे एंड फिर आप उसको ट्रीट करेंगे विद द हार्मोनल कल्चर। हार्मोनल कल्चर से आप ट्रीट करेंगे। उसका मार्केट नेम क्या है? एक का नाम है रूटेक्स 1 और दूसरे का नाम है सेराडेक्स B1। ये दोनों जो हार्मोनल कल्चर्स हैं इनको यूज करके आप उसको जो बॉटम लेयर, बॉटम पोर्शन होगा आपके एपिकल कटिंग का, उसको आप उसमें डिप कर देंगे और तो आप सॉइल में लगाएंगे इन ऑर्डर टू इनिशिएट द रूट्स एज सून एज पॉसिबल। फिर आपके पास उसकी रूट इनिशिएशन हो जाती है इन 8 to 10 days। फिर रूट इनिशिएशन के बाद आप उसको प्लांटिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। जब फिर आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको फाइन टिल्थ प्रोवाइड करनी है टू द फील्ड विद 2 or 3 प्लोइंग्स। जितनी भी आपको प्लोइंग्स की जरूरत है उससे आप फाइन टिल्थ पे ले आएंगे। फिर 1 month old seedling must be transplanted in the field. Then watering of the nursery bed 1 day prior to the transplanting to the uprooting is necessary in order to loosen the roots and loosen the soil। फिर उससे क्या होगा, आपकी रूट्स जो है वो डैमेज नहीं होगी। अगर पहले से वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो रूट्स को अपरूट करना क्वाइट इजी हो जाएगा आपके लिए। देन स्पेसिंग, स्पेसिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होती है 60x30, मतलब 60 row to row and 30 plant to plant. This is for African marigold. And for the French marigold, the spacing should be 20x20 or 20x15, means 20 row to row and 20 plant to plant. Then 20 row to row and 15 plant to plant जो है आप इसमें spacing दे देते हैं। फिर मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स अगर हम बात करें, मेन्योर्स इसको चाहिए है 20 to 30 के टन जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद 20 to 40 kg नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है, 80 kg P2O5 रिक्वायर्ड होता है एंड 80 kg K2O रिक्वायर्ड होता है पर एकड़ के लिए।
फिर हाफ नाइट्रोजन आप बेसिल डोज में डाल देंगे विद द कंप्लीट डोज ऑफ फास्फोरस एंड पोटेशियम, बट जो हाफ डोज है वो आफ्टर 1 मंथ ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन आप नाइट्रोजन की इसमें फील्ड में डालते हैं। देन द इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस इसमें बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप इंटरकल्चरल ऑपरेशंस नहीं करते हैं तो आपकी जो फ्लावरिंग ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है, आपके फ्लावर्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे, फ्लावर्स प्रॉपर नहीं आएंगे क्योंकि पूरी न्यूट्रिशन जो है वीड्स ले लेते हैं। तो 3 to 4 हैंड वीडिंग्स एंड हैंड होइंग्स आर नेसेसरी, ठीक है, वो आपको करनी ही करनी है। 3 to 4 हैंड होइंग्स या फिर हैंड वीडिंग्स, वट एवर यू वॉन्ट वो आप कर सकते हैं। या फिर आप स्टार्टिंग में जब सीडलिंग्स आउट नहीं होती हैं अभी, तभी आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट इरिगेशन, इरिगेशन आप उसको वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे दोगे। फिर फ्लावरिंग प्रोडक्शन के टाइम पे भी सफिशिएंट मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, अगर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं होगा तो आपकी फ्लावरिंग ग्रोथ भी कम हो जाती है उससे। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट यू शुड वाटर द प्लांट्स। मीन्स आपको करना है 4 times a week in summer and twice in winters, ठीक है जी। तो अगर आपको पता है कि रेनी सीजन है तो उसमें आपको इरिगेट नहीं करना है, बिकॉज फिर वो वाटर लॉगिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं। देन पिंचिंग, पिंचिंग आप कर देते हैं कि फाइनल हाइट जब आपने अचीव कर ली है तो टर्मिनल जो बड्स होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, एक्सिलरी ब्रांचेस को आप पिंच करके निकाल सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हर्बेशियस ग्रोथ नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपको यूनिफॉर्म जो फ्लावर्स लेने हैं अच्छे से तो आपको एपिकल पोर्शन जो है शूट का वो आपको निकालना पड़ेगा पिंचिंग के थ्रू। देन हार्वेस्टिंग, मैरीगोल्ड जो फ्लावर्स हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं व्हेन दे अटेन द फुल साइज एंड इट शुड बी हार्वेस्टेड ईदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स, बिकॉज फिर उससे क्या होता है वो सूखते मुरझाते नहीं है, वो फ्रेश रहते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Field should be irrigated before the harvesting, उससे भी उसमें मॉइस्चर रहेगा, फ्लावर्स फ्रेश रहेंगे for the longer period of time। एंड प्रोडक्टिविटी आप इसकी इंक्रीज कर सकते हो by regularly plucking the flowers and behead the ड्राई फ्लावर्स। ड्राई फ्लावर्स को बीहेड करेंगे और टाइम टू टाइम आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, फ्लावर्स प्लक कर लेंगे तो आपकी जो है अच्छी रहेगी, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी। फिर है ये फ्लावर यील्ड हमें देते हैं, वैसे तो वेरी करती है वैरायटी टू वैरायटी, बट 4 to 6 tons ऑफ फ्लावर पर एकड़ कैन बी ऑब्टेन्ड। जबकि जो जाइंट अफ्रीकन येलो है अगर आप उसको सितंबर में उगाएं तो आप उससे कितना यील्ड ले सकते हैं, 10 tons ऑफ फ्लावर्स पर एकड़, ठीक है जी। सीड्स जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं विंटर क्रॉप से। अफ्रीकन गोल्ड का जो सीड हमें मिलता है, सीड यील्ड जो है वो है 120 to 150 kg पर एकड़ एंड फ्रेंच के लिए है 400 to 500 kg पर एकड़। अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो पेस्ट इस पे कौन कौन से अटैक करते हैं? बड कैटरपिलर्स अटैक करते हैं जो कि फ्लावर्स को डैमेज करते हैं, बर्ड्स को डैमेज करते हैं, और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एंडोसल्फान यूज करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर एफिड जिस पे अटैक करते हैं, इसके पेटल्स को खा जाते हैं, फ्लावर्स का बेस खा जाते हैं, ठीक है, सैप उसमें से सक करके उसको सूखा बना देते हैं, डिस्कलरेशन कर देते हैं। इसके लिए आप इस पे यूज करेंगे मोनोक्रोटोफॉस 0.05%। फिर थ्रिप्स जो है वो इन्फेस्ट करते हैं लीव्स को, सैप को, और लीव्स जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, पेटल्स जो होती है ब्राउन एंड डर्टी हो जाती है। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? 3 sprays of oxydimetone methyl dimethoate at the 10 days interval, ठीक है। फिर उसके बाद डिजीजेस इसमें कौन से लगते हैं? विल्ट एंड स्टेम रॉट डिजीज जो है वो लगता है इसको। इट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा क्रिप्टोजिया। फाइटोप्थोरा क्रिप्टोजिया से होता है ये डिजीज, ये फंगल डिजीज है और इसके रूट्स पे अटैक करता है।
और इसको आप मेनकोजेब या फिर मेटल एक्सेल से कंट्रोल कर सकते हैं। देन इज द कॉलर रॉट एंड रूट रॉट। इट इज कॉज्ड बाय पाइथियम अल्टीमम या फिर स्क्लेरोटिना स्क्लेरोटियम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके रूट पोर्शंस में विल्टिंग आ जाती है। फिर इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल फ्यूमिगेशन से आप इसको कंट्रोल, फ्यूम्स डाल के सॉइल में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न डिजीज है। फिर है लीफ स्पॉट एंड ब्लाइट। ये होता है अल्टरनेरिया स्पीसीज से, सर्कोस्पोरा स्पीसीज से स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ग्रे या ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, इसको आप फंगीसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। देन पाउडरी माइल्ड्यू, उडियम एंड लेव्यूलर टोरिका एज द कॉजल ऑर्गेनिजम्स, इसको कंट्रोल आप कर सकते हैं कार्बिडेंजिम, ट्रेडिमेफ्रॉन, फेनेरिमॉल से, पेनकोजोल से, ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। So that's all about the marigold. Now let us study about the cultivation practices of rose. रोज जो है वो हमारा रोजा स्पीसीज है। इट इज साइंटिफिकली नोन एज रोजा स्पीसीज या फिर रोजा इंडिका। जो इंडिया वाला हमारा नेटिव है वो है रोजा इंडिका। रोजा इंडिका बोला जाता है। इसकी फैमिली है रोजेसी। ठीक है जी, ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन्स में मिल जाता है इजीली आपको। इसके लिए क्लाइमेट आपको कौन सा रिक्वायर्ड होता है, टेम्परेचर इसको ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होना चाहिए बट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी हाई नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है आपकी RH वो कम होनी चाहिए, बट इट कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर्स। पर अगर टेम्परेचर जो है आपका बिलो 10 डिग्री सेल्सियस जाता है तो इसकी फ्लावरिंग जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, ब्लाइंड शूट्स निकलती हैं जिसमें नो फ्लावर्स। रोज प्लांट शुड बी रिसीव 8 hours एक्सपोजर टू सन रेज। मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसको 8 hours सन रेज जो है वो चलती है। शेडी एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर द रोजरी। अगर आप रोजरी लगा रहे हो, रोज प्लांट्स आपको ग्रो करने हैं, तो उसके लिए आपको शेडी एरिया में आप उसको ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल। फिर है सॉइल्स। सैंडी लोम, रेड लोम, सिल्टी लोम सॉइल्स आर द बेस्ट सॉइल फॉर द रोज कल्टीवेशन। ठीक है, सैंडी लोम तो तकरीबन हर एक मतलब इस फ्लावरिंग क्रॉप के लिए सही है, पर इसमें आप रेड लोम, सिल्टी लोम, मतलब रेड सॉइल्स में भी हो जाता है, सिल्टी लोम सॉइल्स में भी हो जाता है। इसके लिए pH सेम है एज द मैरीगोल्ड, 6 to 7.5। मतलब ना ही ज्यादा एसिडिक कंडीशंस इसको रिक्वायर्ड है, ना ही ज्यादा एल्कलाइन कंडीशंस इसको रिक्वायर्ड है। रोज इज वेरी सेंसिटिव टू द सलाइन सॉइल्स। रोज जो है वो सैलिनिटी टॉलरेट नहीं कर सकता। इट इज हाईली ससेप्टेबल टू द saline conditions. सॉइल्स को ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिच होना चाहिए फॉर द रोज कल्टीवेशन, एंड obviously if the organic matter is high the water holding capacity will also be more. तो इसकी varieties जो है वो है hybrid teas या फिर floribundas, and it is grown in for the garden decoration and as a potted plant। जैसे कि हाइब्रिड टीज, ग्लैडिएटर है, रक्तिमा है, ग्रांड गाला है, आदित्य है, ये है फ्लोरिबेंस, रेड फ्रंट, ओलंपिक गोल्ड, मदर टेरेसा, ये सारे जो है फ्लावरिंग इसके लिए कट फ्लावर्स के लिए यूज होते हैं।
और जो होते हैं हमारे लूज फ्लावर्स के लिए वो है रूबी स्टार, ट्राई स्टार, ये सारे हैं हमारे लूज फ्लावर्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसके यूजेस हैं, इसको गुलकंद में यूज किया जाता है। ठीक है जी। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप रोज पेटल्स को शुगर के साथ मिक्स करके उसको गुलकंद बना के यूज करते हैं। फिर रोज वाटर यूज किया जाता है, वेरियस कॉस्मेटिक्स में इसका वाटर जो है वो यूज किया जाता है। रोज वाटर फॉर क्लेंजिंग पर्पस यूज किया जाता है, टू क्लेंज योर स्किन। रोज वाटर यूज किया जाता है, आईज में डालने के लिए भी रोज वाटर जो है वो यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है लैंड प्रेपरेशन। आपको 4 to 5 प्लूइंग्स देनी है मई सीजन में, और फिर आपको एक्सपोज रख देना है उस सॉइल को, ताकि उसमें सॉइल बॉर्न डिजीजेस वगैरह जो है वो डाई हो जाए। फिर आप पिट्स बनाएंगे 45-45 x 30 सेंटीमीटर की। फिर उसमें आप इसका मिक्सचर डालेंगे, जिसमें कि होगा सॉइल, काउडंग, लीफ मोल्ड, ऑयल केक, बोन मील, यूरिया, एसएसपी, एमओपी, ये सारी चीजें जो है वो आपको डाल के मैन्योर मिक्सचर बनाना है। फिर है स्पेसिंग। स्पेसिंग जो है वो आपकी है 0.75 मीटर पिट टू पिट एंड 0.575 मीटर रो टू रो। ठीक है। इसमें प्लांट्स आप ग्रो करेंगे 7,000 प्लांट्स पर एकड़ कैन बी ग्रोन। ठीक है। अगर आपको हाई डेंसिटी लगानी है तो फिर आप 28,000 तक प्लांट्स पर एकड़ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है प्लांटिंग। आप इसको सर्कुलर पिट्स में प्लांट करेंगे। ठीक है। फिर है प्रोपेगेशन। इसकी प्रोपेगेशन सीड से भी होती है, कटिंग से भी होती है, लेयरिंग से, बडिंग से आप इसकी प्रोपेगेशन इजीली कर सकते हैं। फिर आ गया इरिगेशन। इरिगेशन इसको ट्वाइस अ वीक ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च एंड थ्राइस अ वीक ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। मतलब विंटर्स में इसको 2 इरिगेशन चाहिए एवरी वीक, एंड 3 इरिगेशन इसको चाहिए समर में एवरी वीक। तो रेनी सीजन में आप इसको इरिगेट नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ वाटरलॉक्ड कंडीशंस। फिर है मल्चिंग। अब मल्चिंग भी कर सकते हो, जब आप सीड्स लगाते हैं तो आप इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं इसमें स्ट्रॉ के साथ, जो कि आप जब सीडलिंग इसकी निकलनी शुरू हो जाती है तब आप उसको रिमूव कर देते हैं। प्रूनिंग करनी इसकी जरूरी है, ताकि जो आपके ओल्ड पार्ट्स हैं, डिजीज्ड पार्ट्स हैं, आप उनको रिमूव कर सके। प्रूनिंग के टाइम पे ही आप इसमें फार्म यार्ड मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव इट अ गुड ग्रोथ। फिर है मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में आप मेन्योर्स इसमें डाल सकते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, लीफ मोल्ड, ऑयल केक्स। ठीक है। ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आप इसमें रोज मिक्स भी डाल सकते हैं। रोज मिक्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? रोज केक 5 kg, बोन मील 5 kg, एमोफोस 2 kg, सल्फेट ऑफ अमोनिया 1 kg, सुपरफॉस्फेट 2 kg, पोटेशियम सल्फेट 1 kg। तो फिर आप 100 ग्राम जो है एवरी प्लांट में ये रोज मिक्स डालेंगे। फिर आगे हार्वेस्टिंग। इसकी हार्वेस्टिंग हम करते हैं अक्टूबर में। जो हमने जुलाई अगस्त में लगाया है वो हम अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं। पर इसकी बड स्टेज पे ही जो है हार्वेस्टिंग की जाती है इन ऑर्डर टू गिव इट अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए इसको हमने बड स्टेज पे ही हार्वेस्ट करना है, अगर आपको उसको यूज करना है कट फ्लावर्स में। अगर आपको लूज फ्लावर्स में करना है फिर आपको ब्लूम होने के बाद उसको प्लग करना है। फिर उसके बाद है प्लांट प्रोटेक्शन। पेस्ट इस पे अटैक करते हैं एफिड्स, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पायरोडस से, मेटासिड से। फिर उसके बाद इस पे अटैक करते हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स को आप कैसे रोक सकते हैं? स्प्रेइंग मेटासिड, रॉगर, एसीफेट, फिर जेसिड्स, या फिर लीफ हॉपर्स। ये क्या करते हैं? सैप को सक कर लेते हैं, लीव्स जो है वो कलर डिसकलरेशन शो करते हैं। तो इसीलिए आप इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? मिथाइल पैराथियन।
फिर है एश विवल, इसमें है एश विवल इसकी फॉलेज को डैमेज करता है, इस पे आप कार्बाराइल 5% की स्प्रे कर सकते हैं। फिर रेड स्केल है, रेड स्केल भी आपके पोर्शंस को ड्राई अप कर देता है, प्लांट के पोर्शंस को, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेलाथियन सोल्यूशन में यूज करके कॉटन, फिर आप उसको ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं 0.1% मिथाइल पैराथीन, या फिर रॉगर भी यूज कर सकते हैं, फ्यूराडान भी यूज कर सकते हैं। फिर है रेड स्पाइडर माइट्स, ये भी वही सैप जो है सक कर जाती है, इसको हम डिकोफोल यूज करेंगे, या फिर डस्टिंग विद सल्फर कैन कंट्रोल द पेस्ट। फिर है शेफर बीटल, शेफर बीटल जो है वो लीव्स खा जाता है, काट देता है उसकी लीव्स, और सीवियर केसेस में इसका जो है वो स्केल्टन निकल आते हैं, खाली रिब्स रह जाती हैं, मिड रिब्स, बाकी सारा वो पत्ता खा जाता है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं 0.5% मेलेथियन एट द 2 ml पर लीटर, एट द रेट ऑफ 2 ml पर लीटर, या फिर मिथाइल पैरेथियन भी यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर। इंडोसल्फान भी यूज कर सकते हैं। फिर है मीली बग, मीली बग जो है वो एक वूली इंक्रस्टेशन बना देता है ब्रांचेस के ऊपर, जो कि सैक को सब कर जाता है, और यंग स्टेम और बहुत अफेक्ट होती है, इससे लीव्स भी अफेक्ट होते हैं, इसको हम रॉगर या मेटासिड से रोक सकते हैं। फिर है लीफ रोलिंग लावा, ये लीव्स को कर्ल कर देता है, रोल कर देता है, इन ऑर्डर टू यूज इट एज अ शेल्टर, शेल्टर के लिए यूज करता है, इसीलिए वो उसको रोल कर लेता है, इसको हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग द मैलेथियन। फिर है लीफ माइनर, लीफ माइनर के लिए हम यूज कर सकते हैं मैलेथियन या फिर मेटासिस्टॉक्स। फिर व्हाइट एंड्स भी अटैक करते हैं इसके ऊपर, व्हाइट एंड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लोरोफाइरिफोस। फिर आगे डिजीजेस, डिजीजेस इसमें होते हैं पाउडरी माइल्ड्यू एंड डाउनी माइल्ड्यू, पिरोनोस्पोरा स्पीसीज कॉज करती हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं थायोवेट 2 ग्राम पर लीटर, बाविस्टन 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है। फिर ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट होता है डिप्लोकैर्पन रोज़ेई की वजह से, लीव्स गिर जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, और इसको आप फंगिसाइड्स यूज करके जैसे प्लेक्टॉस, डाइएथिन, M45, कैप्टान, ये आप यूज कर सकते हैं। फिर हो गया रस्ट, रस्ट जो है वो कॉज किया जाता है बाय द फ्रेंगेमीडियम स्पीशीज, तो ये येलोइश हो जाती है पॉस्ट्यूल्स की, या फिर ब्लैक स्वेलिंग्स हो जाती हैं लीव्स के ऊपर, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं फेरबाम से। That's all about the rose and the marigold. Hope you understood. Thank you so much.